This class focused on last chapter, 6th class history, chapter number 12. It is last. तो ये 12वां चैप्टर है जो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें ज़्यादा कहानी नहीं होगी, एडिशनल स्टोरीज, पर थोड़ी थोड़ी हर जगह होगी। ठीक है, पैचअप करने के ख्याल से, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए अच्छे से, इस ख्याल से। तो हम आपके बुक्स के हिसाब से चल रहे हैं, गौर फरमाइए। पेज नंबर 122 पर है, अध्याय 12 और टाइटल है इबारतें, चित्र और किताबें। यानी जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, और मॉन्यूमेंट्स का मतलब यह है आर्कोलॉजिकल एविडेंस। जैसे लाल किला है, कैलाशनाथ मंदिर है, विजयनगर का हम्पी के कई सारे स्ट्रक्चर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्ट्रक्चर हैं, नहीं, स्तूपास हैं, चैत्य है, विहार है, डिफरेंट टेम्पल्स है। ठीक है ना। तो इन तमाम चीजों को देखें तो ये चीज, तो कहने का मतलब अगर इस पुस्तक में आप देखें हिस्ट्री क्लास 6 में, तो आप क्या पढ़े हैं? आप पढ़े हैं सिर्फ प्राचीन भारत। आप पूरा का पूरा एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के तमाम थोड़े थोड़े पहलुओं को पढ़े हैं। हर्षवर्धन भी पढ़ लिए, गुप्त काल भी पढ़ लिए, कुषाण के बारे में भी पढ़ा, एक पैराग्राफ सातवाहन के भी पढ़ा। उससे पीछे गए तो आप चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य के बारे में पढ़ा, भगवान बुद्ध के बारे में पढ़े, थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा वैदिक पढ़ा, थोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, कुछ आर्कोलॉजिकल एविडेंस के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा स्टोन एज के बारे में पढ़ा, चैल्कोलिथिक एरा पढ़ा। तो आप अर्ली हिस्ट्री से हर्षवर्धन एज ए लास्ट एम्पायर ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, हर्षवर्धन तक पढ़े, और उसके बाद उसके मोन्यूमेंटल्स चीज़ों को, कुछ बुक्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखा आपने, आप क्लास 6 में एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे हैं, ये माइंड मेकअप कर लीजिए। अब पूरे एंशिएंट में बहुत सारी पुस्तक हैं, जिसे विशाख दत्त ने लिखी, मुद्रा राक्षस, खुद कौटिल्य ने कुछ किताबें लिखी, मेघास्निस की लिखी हुई किताब है, फाहियान ने सीयू की किताब लिखी, नहीं, कुछ ट्रेवेलॉग है, यात्रा वृत्तांत है, बान भट्ट ने किताबें लिखी। तो कुछ पुस्तक है जिसके बारे में हम देखेंगे उसमें क्या है, किसने लिखी। आर्यभट्ट ने लिखा, धन्वंतरी ने लिखी, चरक ने चरक संहिता, धन्वंतरी ने धन्वंतरी शास्त्र लिखी। तो इस तरह से कुछ किताबों पर हमारा फोकस होगा। दूसरा जो कहते हैं चित्र, तो चित्र का क्या मतलब? अजंता है, एलोरा है, वॉल पेंटिंग है, भित्ति चित्र है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे पेंटिंग्स हैं, और वो पेंटिंग सिर्फ कागज पे और कैनवास पे नहीं, दीवार पे, छतों में, गुफाओं में, भीमबेटका, आदमगढ़, मिर्जापुर की पेंटिंग, नहीं, और फ्रांस में भी आपने देखा। तो इन पेंटिंग्स के बारे में हमें क्या पता चलता है। और फिर है इमारतें, इमारतों का भी जिक्र किया। तो जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो चित्र है, जो किताबें हैं, उन सब के थ्रू इतिहास को समझना है, ये वो चैप्टर है। और चित्र में सिर्फ, और भी समझिए, जो करेंसी है, करेंसी के ऊपर भी चित्र होते हैं। पंचमार्ग में ही पर्वत है, सूर्य है, पिकॉक है, पीपल का पेड़ है, वगैरह वगैरह। अब यही पंचमार्ग सिक्के बाद आगे देखें तो देखा लिच्छवी दोहित्र का सिक्का, समुद्रगुप्त का, जो बाघ पर बैठा, शेर पर बैठा वीणा बजा रहा है, नहीं, ऐसे कई चित्र वाले सिक्के हैं। घरों पर, मटकों पर चित्र हैं। तो इनके माध्यम से इतिहास को समझना है, ये बता रहा है। ठीक है बेटा। तो ये ओवरऑल आपको एक फीलिंग देगा ओवरऑल कि इन तीन के माध्यम से इतिहास को कैसे जाने। गौर से सुनिए। इसमें मरुत सामी नाम का एक बच्चा है। वो हमारा बच्चा जो है दिव्यांग है, बैसाखी पर चलते हैं, और उन्हें कुर्सी पर बिठा करके उसके बड़े भाई ने उसे कुतुब मीनार दिखाने लाया है। इस स्टोरी को कैसे बढ़ाया है कि मरुत सामी नाम का व्यक्ति, लड़का, बच्चा विकलांग है पांव से, तो व्हील चेयर पर उसके बड़े भाई उसे आज इंडिया टूर के लिए लाए हैं, तो कुतुब मीनार दिखा रहे हैं।
और कुतुब मीनार में एक लोहे का आयरन पिलर है, उससे इसकी कहानी की शुरुआत की गई है। तो चलो देखिए, सबसे पहले आपके बारे में दिया है लौह स्तंभ, लौह स्तंभ आयरन पिलर। मैं आपको पहले इसके बारे में बता दूं, फिर आपकी किताब में क्या है वो देख लेंगे। सुनिए, गुप्त साम्राज्य का एक राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हुआ, जिसने गुप्त साम्राज्य को प्रकाष्ठा पर पहुंचाया। इसके पिता का नाम समुद्रगुप्त था और इसने जो है द्वितीय राजधानी उज्जैन को बसाया और उत्तर पश्चिम में अपनी सीमा को दिल्ली तक बढ़ाया। अपनी सीमा का निर्धारण करने के ख्याल से दिल्ली के आज के महरौली स्थित जगह पर एक लौह स्तंभ स्थापित किया, जिसको इंग्लिश में आप आयरन पिलर कहते हैं। यह लौह स्तंभ जो है लगभग 22 फुट का है, ठीक है, 22 फुट के आसपास का है और ये 7.2 मीटर हाइट हुआ। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो ये 7 या 21 और 2 लगभग 23 साढ़े 23 का है। तो एक्चुअली 22 फुट का ये पिलर है और उसके ऊपर जो है एक गरुड़ पक्षी का भी मूर्ति था, लोहे का बना हुआ। और गरुड़ के संदर्भ में ही इस पिलर पे इंस्क्रिप्शन लिखा है, गरुड़ स्तंभ, गरुड़ पिलर। तो ये गरुड़ स्तंभ था। गरुड़ एक पक्षी होता है, आप भी जानते हैं, और गरुड़ विष्णु का वाहन माना जाता है। इंडियन माइथोलॉजी में विष्णु भगवान का वाहन गरुड़ पक्षी है। इंडोनेशिया के एयरलाइन का नाम भी गरुड़ा एयरलाइन है, ये भी समझ गए आप, ध्यान देंगे। और कुछ आजकल के वो कोई एक मूवी आई है, उसमें एक विलेन है गरुड़ा, KGF में गरुड़ा एक विलेन का नाम है, तो ध्यान में रखिएगा। गरुड़ पक्षी विष्णु का वाहन, ध्यान देंगे। गुप्त वंश के राजा वैष्णव धर्मी थे, विष्णु उनके फैमिली गॉड थे, आराध्य देव थे। ये लोग वैष्णव थे, विष्णु की पूजा करते। तो विष्णु का वाहन जो गरुड़ पक्षी है, ये इनका स्टेट एम्ब्लेम था। आज भारत सरकार का एम्ब्लेम है ना, लॉयन हेड, सिंह स्तंभ, तो वो गुप्त वंश के राजाओं का राज्य का चिन्ह था, स्टेट एम्ब्लेम। अब समझ आया, वो लोग विष्णु भक्त हैं, वैष्णव हैं और इसीलिए गरुड़ पक्षी। तो गरुड़ स्तंभ स्थापित किया अपने सीमा के पश्चिमोत्तर सीमा को निर्धारण करने के लिए। लगभग ये 18 फीट ऊंचे है और 3-4-5 फीट नीचे गहरा है। इसे यूं आप पकड़ सकते हैं, लेकिन पीछे से पकड़ने में दिक्कत होती है, पर कुछ लोग पकड़ लेते हैं। इस पे इतने बेहतरीन ढंग से मटेरियल ये आयरन तैयार किया गया है। जो मेट्रियोलॉजिस्ट हैं, मिनरल्स के मिनरोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि ऐसा मटेरियल तैयार किया गया है कि इसमें 1500 साल के आसपास हो चुका है और खुले आसमान में होने के बावजूद भी इसमें जंग नहीं लगा है, रस्ट फ्री है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसके ऊपर गरुड़ का मूर्ति था जो अब नहीं है। इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ने स्थापित किया, अपने राज्य के पश्चिमी उत्तरी सीमा का निर्धारण किया, यानी दिल्ली तक उसका राज्य था। गरुड़ स्तंभ इसका नाम है, लोहे की वजह से लौह स्तंभ कहते हैं। इस पर अभी तक आयरन पर रस्ट नहीं लगा है, जंग रहित है, पॉलिश्ड है। समझ में आई बात, ध्यान में रखिएगा। अर्थात एक बात तो समझ गए, तो 1500 वर्ष पुराना है, 7.2 मीटर हाइट है, ठीक है। एक फिल्म आई थी चीनी कम, अमिताभ बच्चन और तब्बू की, बड़ी अच्छी मूवी थी चीनी कम। इस मूवी के आखिरी सीन में एक लड़की है, बच्ची, जिसको अमिताभ बच्चन हाई सेक्सी कहता रहता है, छोटी सी बच्ची, तो बीमार पड़ जाती है। तो उसके लिए दुआ मांगने के लिए अमिताभ बच्चन दिल्ली आया हुआ है, तो उसको पकड़ता है और तब वो तब्बू से कहता है अमिताभ बच्चन, इट इज अशोकाज पिलर, यह अशोक स्तंभ है। डायरेक्टर को पूरा इतिहास जरूरी नहीं है कि मालूम हो, तो ये गलत बोल गए, यह अशोक का पिलर नहीं है, अशोक ने इसकी स्थापना नहीं की। किसने की बताता हूं, ठीक है।
एक सेकेंड। तो होता क्या है, तो अशोक स्तंभ नहीं है, ये लौह स्तंभ है, इसका है, उसी के बारे में बताया है। और कहते हैं इसका वजन 3 टन है। 3 टन का मतलब क्या हुआ, 1 टन 10 क्विंटल का होता है, यानी 3000 किलो है ये मतलब है। चलिए, तो इसके बारे में बात हो गई। अब आइए अगला, ईंटों और पत्थरों की इमारतें। ईंटों और पत्थरों की इमारतों के बारे में क्या लिखा है उसको समझिए। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल, कभी लंबा, तो कभी बड़े और छोटे आकार के बने। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था, ठीक है, और इस डिब्बे में बुद्ध से जुड़े उनके बाल या दांत या राख या हड्डी या वो कोई चीज इस्तेमाल करते थे, उपयोग करते थे, उस चीज को रखा जाता था, ठीक है, जैसे दांत है, हड्डी है, राख है, कीमती पात्र वगैरह है। और इसके ऊपर एक धातु मंजूसा होती थी जिसमें ये तमाम चीजें रखी जाती थी, और इसको सुंदर पत्थर से ढक दिए जाते थे। पहले ये ईंटों के बनते थे, समय के साथ इसमें जो है पत्थर लग गए, फिर उसकी रेलिंग बन गई, फिर अच्छे से एंट्री गेट, तोरण द्वार, एंट्रेंस गेट बना दिया गया, फिर इसमें बहुत सारे चित्रकला, मूर्तिकला जुड़ते चले गए, और इस तरह से कई स्तूप बने। प्रदक्षिणा पथ की बात करता है, रेलिंग की बात करता है, वेदिका की बात करता है, प्रवेश द्वार की बात करता है, रेलिंग और तोरण द्वार, मूर्तिकला का सुंदर, और अमरावती स्तूप के बारे में बात करता है। मैं अब इस पे बात करता हूं आपसे, गौर से सुनिए। गौतम बुद्ध के मरने के बाद उनके अवशेषों को लेकर एक मृत्यु स्थल के रूप में समाधि बनाई गई, जो देखने में उल्टे कटोरे जैसा है, राउंड सा बड़ा उल्टे कटोरे जैसा, और इसे स्तूप कहा गया है। स्तूपास, इंग्लिश में STUPA, स्तूपा, स्तूप कहा जाता है। स्तूप जो होता है वो एक गोल सा उल्टे कटोरे जैसा ईंट से या पत्थर से या मिट्टी के ढेर से बना हुआ, ठीक है, वास्तुशिल्प है, और उसके ऊपर जो है एक पेटी नुमा स्थिति होती है, धातु का बक्सा, जिसमें उनसे जुड़ी यादों की चीजें रखी होती है, ठीक है, और उसके ऊपर होता है छतरी। तो स्तूप है, उसके ऊपर एक जो पेटी है उसको कहते हैं हर्मिका, हर्मिका, जिसमें वो चीजें रखी होती है गौतम बुद्ध से जुड़ी, और हर्मिका के ऊपर एक डंडी होती है जिसमें गोल गोल 1 2 3 4 5 छतरी लगी होती है, तो उसको छतरी कहते हैं। स्तूप एक, उसके ऊपर जो पेटी है हर्मिका, और हर्मिका के ऊपर जो एक डंडा लगा होता है उसको कहते हैं आप छतरी। तो स्तूप से जुड़े 3 चीज समझ गए, ये तीनों पार्ट है स्तूप के। और स्तूप क्या है, इट इज द सिंबल ऑफ द डेथ ऑफ महात्मा गांधी, सॉरी महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध का ये सिंबल है डेथ का। पॉइंट क्लियर, वास्तुशिल्प है ये। अब आइए, समय के साथ जो लोग जाते थे तो वो उसके चारों तरफ घूमते थे, तो प्रदक्षिणा पथ हुआ। पर प्रदक्षिणा पथ को भी लोग रेलिंग लगा देते थे, बैरिकेड लगा देते थे किनारे से। तो प्रदक्षिणा पथ के चारों तरफ जो पत्थरों के रेलिंग्स लगा दिए, रेलिंग्स को वेदिका कहा गया है। तो आपने देखा स्तूप, हर्मिका, छतरी और प्रदक्षिणा पथ, 5वां शब्द दिया वेदिका। 5 शब्द हो गए स्तूप से जुड़े। अब आइए, इनमें एंट्री, प्रदक्षिणा पथ में एंट्री लेने के लिए समय के साथ गेट बना दिए गए, तोरण द्वार, जैसे गेट होता है ना बड़ा सा, तो उसको कहते हैं आप क्या, प्रवेश द्वार। तो तोरण द्वार कहते हैं उसको, प्रवेश द्वार को। तो 6 शब्द आपको मिल गए। समय के साथ ये ईंट पत्थर के बनते समय के पत्थर बन गए, बड़े बड़े टाइल्स लगा दिए गए, खूबसूरत बना दिए गए। अब ध्यान दीजिए, ये है स्तूप। अब हम बता रहे हैं, अशोक महान जो था, महात्मा बुद्ध के संदर्भ में 3 बड़े स्तूपों का निर्माण किया। एक सांची मध्य प्रदेश में, वो ईंट का बनाया, बाद के राजाओं ने इसे पत्थर से सजाया।
दूसरा भरहुत नाम के जगह पर, भरहुत, ठीक है, भरहुत भी मध्य प्रदेश में है। और तीसरा धम्मेख स्तूपा एट सारनाथ। तो 3 स्तूप अशोक का बनाया हुआ है। सांची का स्तूप जो है बहुत ही फेमस है। सांची के स्तूप में 4 प्रवेश द्वार हैं। चारों डायरेक्शन से प्रदक्षिणा पथ में घुसने के लिए 4 प्रवेश द्वार हैं, याद रखिएगा। 4 प्रवेश द्वार बहुत अच्छे से सुसज्जित हैं, मूर्तियों से भी। और सांची स्तूप में एक जमीन के सतह के साथ साथ प्रदक्षिणा पथ है, और एक थोड़ा हाइट लेने पर उस स्तूप के चारों ओर फिर एक प्रदक्षिणा पथ है। यानी डबल स्टोरीज, डबल प्रदक्षिणा पथ सांची में है। भारत में एकमात्र स्तूप जिसके 2 प्रदक्षिणा पथ हैं, सांची। जिसके 4 एंट्री गेट हैं, सांची। समझ में आई बात? तो ये है, तो याद रखिएगा। ये सांची का स्तूप जो है समय के साथ धीरे धीरे खत्म हो गया, कोई देखा नहीं। अब बौद्ध राजा, जो राजा थे, प्रश्रय देते थे तो देखते थे। अब हिंदू राज फिर से कायम हुआ तो बौद्धों को उतना नहीं तवज्जो दिया, तो जंगल झाड़ में बदल गए। भोपाल की जो नवाब थी, महिला नवाब थी, उसने अपने खर्चे से इसका उद्धार की और फिर से ये हुआ। महिला थी, मुस्लिम नवाब थी, फिर भी अपने खर्चों से उद्धार की। इसे आप पढ़ेंगे क्लास 9th 11th 10th में पढ़ेंगे, ठीक है। यही चीजें स्टोरी फिर आपके पास आई। तो स्तूप समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, सातवाहन साम्राज्य में अमरावती में एक बहुत बड़ा स्तूप था, उसका भी जिक्र हुआ है, ये याद रखना है, ठीक है। तो स्तूपों के संदर्भ में बात समझ गए। अब आइए, अब हम बात करते हैं विष्णु, शिव और दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होता था। ये सब महत्वपूर्ण मंदिर बने, कुछ गर्भगृह जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती थी। तो ऐसे समझिए, भारत में गुप्त काल में मंदिरों के निर्माण का आरंभ माना गया है, जो 3rd 4th सेंचुरी है, तब से मंदिर का निर्माण। लेकिन मंदिर का क्लाइमेक्स जो देखते हैं, स्वर्ण काल, गोल्डन एरा ऑफ टेम्पल इन इंडिया, दैट इज 7th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी AD, ठीक है। मंदिरों की 3 शैलियां होती है भारत में। नागर शैली, यानी उत्तर भारत का क्षेत्र हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक, नर्मदा नदी तक, और पश्चिम में पूरा सिंधु से लेकर पूरब में असम तक। ये जो शैली विकसित हुई मंदिर की वास्तु शैली, दैट इज कॉल्ड नागर शैली, क्योंकि इसको नागर प्रदेश कहा जाता था देवनागरी भाषा को लेकर के। नर्मदा से लेकर के कावेरी नदी तक के बीच का जो डेक्कन भारत है, दक्कन भारत, इसकी जो शैली हुई उसे कहा गया वेसर शैली, वेसर। और नर्मदा से सुदूर दक्षिण कन्याकुमारी तक जो मंदिर का निर्माण की शैली विकसित हुए, उसे कहते हैं द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली और नागर शैली का मिश्रित रूप है वेसर शैली। नागर शैली में जो मुख्य देवता होते हैं वो केंद्र में होते हैं, अन्य देवता उसके आसपास उनकी मूर्तियां रखी जाती है। मुख्य देवता के स्थान को दिखाने के लिए जहां पर हैं वहां पर मंदिर पहले तो गुप्त काल में सपाट बनते थे, प्लेन छत, लेकिन उसके बाद गौथिक शैली लेना शुरू कर दिया, गुंबद। तो गर्भगृह के ऊपर गुंबद होता है जिसको शिखर कहते हैं, और गर्भगृह के ही चारों ओर हम और आप दर्शन करने जाते हैं तो अगरबत्ती वगैरह लेके हाथ जोड़ करके चारों ओर घूमते हैं, गर्भगृह के चारों ओर। तो जहां देवता होते हैं नागर शैली में, वहां पे गर्भगृह कहलाता है। उसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता है। गर्भगृह के ठीक आगे जो होता है वो मंडपम होता है, जहां पे नृत्य, संगीत, वाद्य सब बजाए जाते हैं। ये चीजें समझ आई बात। शिखर जो होता है वो आमलक कहलाता है। यहां पर नागर शैली में उत्तर भारत, आमलक जो कमल के फूल जैसा, कलश के जैसा, त्रिशूल के रूप में हो सकता है, समझ आए, उल्टे मटका के रूप में या सीधा मटके के रूप में हो सकता है। ये दक्षिण भारत में जो गर्भगृह होता है उसके ऊपर जो
होता है उसे विमान कहते हैं, विमान। और दक्षिण भारत में बड़े बड़े मंदिरों को कैंपस के तौर पे घेर दिया गया, तो एंट्री गेट जो होती थी मंदिर के कोर्ट यार्ड में जाने के लिए, एंट्री गेट को भी मंदिर से भी ऊंचा बना दिया, इसको गौपुरम कहा गया है। मीनाक्षी मंदिर का गौपुरम बहुत ही महत्वपूर्ण है, गौपुरम कहा जाता है। और गर्भगृह के सामने जो होता है कल्याण मंडपम कहलाया, जहां पे देवदासियां नृत्य करती, वाद्य यंत्र वाले वाद्य यंत्र बजाते थे, कल्याण मंडपम, ये चीज है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये बता रहा है गुप्त काल में मंदिर का आरंभ हुआ, और मंदिर जो एक ऊंचे चबूतरे के ऊपर बनाया जाता, और चबूतरे पर आने के लिए स्टेप्स तीनों चारों तरफ से होते, फिर चबूतरे पर आने के बाद मंदिर होता, मंदिर में देवता होते, और मंदिर की छत सपाट होती, ऐसे जैसे हम लोग का घर है सपाट होता था, गुंबद नहीं होता, जनरली ईंट के बने होते थे। बाद में समय के साथ जैसे दशावतार मंदिर, नचना कुठार का मंदिर, ठीक है, भीतर गांव का मंदिर, ठीक है, ये सब मंदिर है, तेलिया का मंदिर, ये सब मंदिर गुप्त काल के हैं, शुरुआत ही गुप्त काल से मंदिर की है। तो मंदिरों के बारे में ये कहा गया है। तो धार्मिक अनुष्ठान होते थे मंदिर में, पूजा भक्त करते थे। भीतर गांव जैसा मंदिर है, शिखर जिसे शिखर कहते हैं। सांची का स्तूप के बारे में आपको सारी बात बता दिया। अब आइए उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का आरंभिक मंदिर, यानी गुप्त काल का मंदिर आरंभिक मंदिर है। अब आ जाइए, आगे दिखाया हुआ है मामल्लपुरम, लिखा हुआ है अधिकतर मंदिरों में मंडप का काम एक ही जगह होता था, एक सभागार होता जहां लोग इकट्ठा होते, सभागार मतलब कल्याण मंडपम। आगे लिखा हुआ है, उसके बारे में पढ़ देता हूं। आपके चित्र के हिसाब से बताया है कि महाबलीपुरम का मंदिर, तो आप मुझसे पहले सुन लीजिए। महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, इसका एक्चुअल नाम मामल्लपुरम। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने इसे बसाया था, और यहां पर जो कुछ रॉक्स उभरे हुए थे, चट्टान, उन चट्टानों को तराश करके मंदिर का रूप दे दिया गया। ऐसे जो 7 चट्टान थे, सातों चट्टान को कार्विंग करके, तक्षण करके, रॉक करके, सातों को कार्विंग करके, तक्षण करके, कार्विंग मतलब तक्षण, तक्षण मतलब पत्थर को काट काट करके उसे मंदिर या मूर्ति का शेप देना। तो एक चट्टान को एक पूरा मंदिर का शेप दे दिया गया। तो जब एक ही चट्टान से पूरा एक मंदिर बन गया, मोनो, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, मोनो ऑक्साइड, मोनो मतलब एक, तो मोनोलिथस, लिथस मतलब पत्थर, मोनो मतलब एक, एक पत्थर, और पत्थर को कहते हैं अश्म, एकाश्म। यानी जब कोई मंदिर एक ही पत्थर से पूरा का पूरा मंदिर प्रांगण बना है तो उसे एकाश्म शैली कहते हैं। तक्षण कला का उदाहरण है ये, कार्विंग टेम्पल का उदाहरण है ये। समझ में आई बात? तो ध्यान देंगे। महाबलीपुरम कहिए या मामल्लपुरम में, ठीक है, महाबली या मामल्लपुरम में ऐसे 7 पत्थरों को तक्षण काट काट करके 7 मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसे 7 पगोडा कहते हैं। 7 पगोडा, और पगोडा का अर्थ है रथ का जो ऊपर का हुड होता है ना, हुड, इंग्लिश का वर्ड है हुड, उसके जैसा ऊपर का शिखर, तो पगोडा कहते हैं। तो महाबलीपुरम के 7 मंदिरों को 7 पगोडा कहते हैं, हिंदी में सप्त पगोडा कहते हैं, जो तमिलनाडु के महाबलीपुरम डिस्ट्रिक्ट में है, समंदर के किनारे है। इसके बहुत सारे पार्ट तो समंदर में विलीन हो चुका है, जहां पर हम जिनपिंग को ला करके दोस्ती का पैगाम आगे बढ़ाने की कोशिश किए थे मोदी जी के साथ, झूला भी झूले थे, केले के पौधे से उनका स्वागत किया था। चलिए अब तो बारूद से भी इनका स्वागत कर लेंगे, तो ध्यान में रखना है, ध्यान से सुनिए। तो ये जो 7 पगोडा है उसके संदर्भ में सुनना है। तो ये 7 पगोडा किसका किसका 7 मंदिर है। पांडव कितने होते हैं? 5, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। नकुल को हटा दीजिए, कितने बच गए? 4। नकुल हट गया, 4 बच गए।
अब द्रौपदी को ऐड कर दीजिए तो हो गए कितने, 5। भगवान गणेश को ऐड कर दीजिए तो कितने हो गए, 6। और पल्लवों के दरबार में रहने वाले कवि वालियन कुट्टी को शामिल कर दीजिए, वालियन कुट्टी, तो हो गया ना 7। इन्हीं 7 लोगों का ये मंदिर है। युधिष्ठिर का सबसे बड़ा मंदिर है, भीम, अर्जुन, सहदेव, द्रौपदी का सबसे छोटा मंदिर है द्रौपदी का, वालियन कुट्टी जो कवि थे पल्लवों के दरबार के, और गणेशा। तो इन 7 का मंदिर है, सप्त पैगोडा, 7 पैगोडा कहलाता है। इसी को ऑफशोर टेम्पल कहते हैं। मामल्लपुरम एक धार्मिक नगर था और मामल्लपुरम एक बंदरगाह नगर था पल्लवों के समय। और यही तक्षण कला, कार्विंग शैली हम इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बाली, यनाम, फुनाम तक पहुंचाए पल्लव कला को, वास्तुकला को। तो ये ध्यान में रखेंगे। महाबलीपुरम समझ में आ गई बात। तो महाबलीपुरम का मंदिर जो है तक्षण का है। इसका मतलब समझिए, जब हम ईंट पत्थर से मंदिर बनाते हैं तो नीचे से जोड़ते हैं, नींव रखा, छत दिया, गुंबद दिया, तो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। जब कोई चट्टान है तो उसको कटिंग करेंगे, ऊपर से मंदिर बनेगा, घर बनेगा, पिलर बनेगा, फिर अंदर से खोद कर करके गर्भगृह बनाएंगे। तो याद रखिएगा, कार्विंग टेम्पल ऊपर से नीचे की ओर बनता है और जो जोड़ते हैं वो ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ये बात लिखी हुई है, बिल्कुल सही लिखा है। यहां पे लिखा हुआ है एहोल का दुर्गा मंदिर। तो एहोल का जो दुर्गा मंदिर है, एहोल का जो दुर्गा मंदिर है वो 2 शैलियों का मिश्रण है। ये वेशर शैली है, ऊपर जो है द्रविड़ शैली है और नीचे जो है नागर शैली है। तो एहोल का दुर्गा मंदिर मिक्सचर ऑफ द्रविड़ा एंड नागर, सो कॉल्ड वेशर शैली, वेशर स्टाइल ऑफ टेम्पल। ठीक है, ऊपर का जो विमान है वो कैसा है, द्रविड़ में, और नीचे नागर शैली का है। तो आज कुछ डिस्टर्ब रहा, इस वजह से ये यहीं पे स्टॉप करता हूँ। ये रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास पहुँच जाएगा। थैंक यू।